सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्रॉडकास्ट में। ऋषि सोज मैंने इसका नाम रखा है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मेरा पहला एपिसोड है। तो डॉक्टर विवेक जो एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, और मैम मैम अपने बारे में कुछ बताइए, अपना नाम और कहाँ आप हैं इस समय, लोगों से कहाँ मिल सकते हैं एज ए आई स्पेशलिस्ट। मैं डॉक्टर मीमांशा माहेश्वरी, eye specialist. I'm working at KM Medical College right now. So you can meet me over there at 9 to 2. And after that, I sit at Premdeep Hospital. विवेक सर, हम इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि आज के समय पे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लोग तरह तरह से अपने इंटरव्यूज को शो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर से मैं सामाजिक जीवन पर बात करूँ। तो सामाजिक जीवन की जहाँ तक बात आती है, जैसे हमारा समर का सीजन स्टार्ट हुआ है, हमारे पेड़ पौधे, हमारे पक्षी, हमारे समाज के कुछ लोग जो पानी को लेके, गंदे पानी को लेके परेशान रहते हैं। तो इस चीज में आप अपने पेशेंटों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं, पक्षियों को कैसे बचा सकते हैं, और अपने शरीर को हम इस गर्मी से कैसे बचा सकते हैं? थैंक यू इन मुझे इनवाइट करने के लिए जैसी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और ऋषि सोर्स के लिए मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक मौसम की बात है तो एवरी ईयर द टेम्परेचर्स आर राइजिंग। हम हर साल एक भीषण गर्मी, उसके अगले साल उससे ज़्यादा भीषण गर्मी देखते हैं और हर साल अप्रैल एंड, मई और जून हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं काटने के लिए। हमारे पास तो ठीक है, सुविधाएं हैं, हम कर सकते हैं, बट अगर हम देखें, नॉट मेनी आर दैट फॉर्चुनेट। और अगर हम जीव जंतुओं को देखें, पेड़ पौधों को देखें तो उनके लिए, पक्षियों को देखें तो उसके लिए दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इस चीज़ में, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि मैं क्या करता हूँ। तो हमने अपने घर में के पास, हमारे पास एक बरगद का पेड़ है, तो हमने वहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का एक पतीला सा बनाया हुआ है। तो वी जस्ट कीप ऑन पुटिंग रेगुलर वाटर्स, कि हम वहाँ पर रेगुलर वाटर डालें तो आसपास के बंदर और जो पेड़ पे पक्षी आते हैं, और हमने अपने छत पे भी ऐसा करके रखा है कि वो आके पानी पी सके। जानवरों को खाना देना, आप ठीक है, गाय को जो भी खाना आप देते हो, जानवरों को देते हो, वो दे सकते हो। फॉर कमिंग टू रेगुलर पीपल, द बेस्ट थिंग कि आप धूप के अंदर जितने कम से कम समय गुजारो। दोपहर 12 बजे से 3 बजे का समय जो होता है, 11 से 4, 12 से 3 ये जो समय होता है, जितना कम समय धूप में गुजारो, जितनी कम एक्टिविटी करो उतना बढ़िया। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो आपको धूप में ही रहना है, तो आप शेड का इस्तेमाल करो किसी भी तरह, पूरी बॉडी को ढक के रखो। कैप का इस्तेमाल करो, आई ग्लासेस है तो आई उसका इस्तेमाल करो। अगर सनस्क्रीन लगा सको तो दैट इज़ बेस्ट। आप SPF 40, SPF 50 के सनस्क्रीन लगाओ, वो करो। रही बात हम बोन हेल्थ की, अगर बोन हेल्थ देखें तो समर इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड बोन हेल्थ। विंटर्स में विंटर्स में हम जैसे लेज़ी हो जाते हैं, हम बाहर निकलना नहीं चाहते। समर में हमारे पास सुबह का समय होता है जब हम एक्टिव हो सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटी जो है हम ज़्यादा कर सकते हैं समर में। तो वो हमको एक चांस मिलता है। हमारे पास जो इवनिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है समर में। तो आफ्टर 4:30, 5 o'clock, जब थोड़ा सा सूर्य अपनी सीमा से थोड़ा सा चरम पे नहीं रहता, उस समय हम थोड़ा सा उसको हम आउटडोर एक्टिविटीज़ उस समय प्लान करें। तो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एवरी वीक कम से कम 150 मिनट का एक्सरसाइज का टाइम हमको निकालना चाहिए। अगर हम लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, या अगर हम इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 75 मिनट्स। इसमें लाइट एक्सरसाइज में वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या फिर योगा ये आ सकता है। इंटेंस ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आफ्टर सर्टेन एज, 20 साल की उम्र के बाद हमारी जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती है। तो आई थिंक समर इज़ अ परफेक्ट टाइम कि हम उस बोन डेंसिटी जो हमारी गिर रही है उम्र के साथ, उसको हम ठीक करने का प्रयास करें और हम फिटनेस एक्टिविटी की तरफ जाएं। और रही बात विटामिन डी की, तो ऐसा लोग मानते हैं कि सूर्य के एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है, जो कि बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए। बट वन शुड नॉट स्टेप आउट इन इंटेंस हीट
टू गेट विटामिन डी, उतनी ज़्यादा विटामिन डी नहीं मिलती है हमें, ठीक है, हमें एक लेवल तक ही मिलती है। तो हम या फिर तो मॉर्निंग आवर्स चुनें 6 to 8 वाला जो सन है, या फिर हम शाम को 5 से 6 वो समय देखें, और बेटर है दिन के समय हम सनस्क्रीन का यूज़ करें। विवेक सर, एक कहावत होती है ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो आपके विचार एक डॉक्टर होने के नाते सामाजिक जीवन में विचार आपके, अगर वो एक आदमी के पास भी पहुंचते हैं और एक आदमी भी ट्राई करता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विचार देते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। मेरा एक प्रयास है इस शो को लेके। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आई स्पेशलिस्ट हैं। गर्मी के मौसम में आंखों का बचाव किस तरह से कर सकते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग आंखों को बीमारी के रूप में बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं, जब बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जब वो आई सर्जन को ढूंढते हैं या खोजते हैं। इस पे आपके क्या विचार? देखिए, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा खुजली, लालपन, आंखों से पानी गिरना, ये वाली समस्या लोगों को होती है। और आंखों की समस्या को कोई सीरियसली नहीं लेता। खुजली हो रही है, रगड़ लेंगे, कोई बात नहीं है, गुलाब जल डाल लेंगे। तो गुलाब जल इज़ अ यूनिवर्सल रेमेडी फॉर आई क्योर मेरा ये मानना है। जी। पर हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो ये लू चलती है वो आँख के अंदर काफ़ी ड्राइनेस उत्पन्न करती है, और जो ये पोलन वाला सीज़न आता है जब हमारी फसल कटती है, खेतों में सरसों कटती है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, और ये एलर्जीज बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है। उस समय हमारी आंखें लाल पड़ती हैं, उनमें काफ़ी भीषण खुजली चलती है, आंखों के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, आंखों के अंदर भी दाने बन जाते हैं, और हम सोचते कि कुछ नहीं, ठंडा पानी डाल लेंगे या गुलाब जल डाल लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। समस्या लोगों को काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले तो बचाव करें, अपनी आंखों को ढकें, यूज़ गुड सन ग्लासेस, प्रॉपर यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, ठंडे पानी से आंखों को या बर्फ़ से आंखों की सिकाई करें, और उसके बाद अपने निजी जो भी आपके पास जो भी आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है उसे जाके दिखाएं, ताकि वो देख सके कि समस्या कितनी गंभीर है और उसमें कितना इलाज की ज़रूरत है। क्या प्रोटेक्शन से ही काम चल जाएगा या फिर उसमें कोई मेडिकेशंस की भी आवश्यकता है? तो यही है कि आंखों को इतना मतलब बहुत क्या बोलते हैं, एक मामूली अंग, सॉफ्ट अंग समझ के लोग छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ के साथ जितना मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ बढ़ गया है, वो भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जो मौसम का बदलाव तो है ही, साथ में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके जो बदलाव हैं वो भी आंखों को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो हमें उस चीज़ को ना नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा, मैं कहती हूँ, हर 6 महीने या साल में एक बार तो एक आई स्पेशलिस्ट को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसे दिखाना चाहिए। बहुत लंबे समय से मैम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है। मैंने ना सामाजिक जीवन में, जब मैं सर्विस पे जाता हूँ मॉर्निंग आवर्स में, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है। इसका क्या कारण होता है? देखिए, कारण बहुत होते हैं, पर लेकिन आज के समय में जब से कोविड वाला पीरियड आया, जब हम घर में रहने लगे और हमारा पढ़ाई, हमारा सब कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल्स पर हो गया, उसके चलते ना काफ़ी बच्चों की आंखों में इस तरीके के बदलाव आने लगे कि उनमें जल्दी उम्र में चश्मे लगने इनको लगे। कैसे सिक्योर किया जा सकता है? सिक्योर, देखिए वही है, देखिए अगर किसी के आंखों में चश्मे का नंबर है तो आप, अगर आप उसे नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो समय के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाएगी। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका बच्चा बहुत पास झुक के पढ़ रहा है या टीवी पास से देख रहा है, तो वो साइंस है, या बार बार अपनी आंखों को छोटा कर रहा है, बार बार पलकों को बंद कर करके खोल के देखने की कोशिश करे, तो दीज आर द साइंस कि हाँ, उसकी आंखों में कुछ रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे की समस्या हो सकती है। तो आप उसे तुरंत चेक कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि जो रोशनी भर के पूरी 6/6 हो सकती थी हमारी नेगलेक्ट के कारण, वो शायद कुछ कम रह जाए। दूसरा, खान पान, बहुत ज़्यादा जंक फूड और नॉट अ गुड डाइट हम कहते हैं जिसे, लेस फाइबर, लेस प्रोटीन की, हम ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, वह भी क्या बोलते हैं, हमारी जो आई हेल्थ है उस पर इशू करती है। विटामिन ए इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अगर हम हरी सब्जी और चमकीले फल खाएंगे तो दैट गिव्स यू अ गुड हेल्थ टू योर आईज।
तो मेरा यही मानना है कि एक रेगुलर चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। जब आपका बच्चा स्कूल जाने वाली उम्र पर आ रहा है तो आप उसे एक बार ज़रूर एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसकी आंखों का चेक कराएं कि कहीं उसकी आंख में किसी तरह की समस्या तो नहीं है, क्योंकि आजकल एम्ब्लायोपिया नाम की एक बीमारी होती है जिसके अंदर आंखों की रोशनी कम हो जाती है जो वापस नहीं आती, और वो बच्चों के अंदर मिलती है बिकॉज ऑफ अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स। अगर वो समय से करेक्ट हो जाए तो बच्चों की आंखों की रोशनी रिटेन हो सकती है और जो नंबरों का प्रोग्रेशन होता है, मोटे मोटे चश्मे लगते हैं, वो भी रुक सकता है। तो इसलिए एक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है मेरे मैम हिसाब एज से। ए डॉक्टर जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप जब पेशेंट को क्योर करते हो और जब समाज में आपकी बात जाएगी, तो एज ए डॉक्टर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या लोगों में कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है? लोगों में जानकारी का अभाव से ज्यादा लोग नेग्लिजेंस, बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं लोग जानते हैं कि चश्मा तो लग सकता है पर उन्हें नहीं लगवाना। ओहो चश्मा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इतनी कम उम्र में चश्मा क्यों लग रहा है, लड़की है तो चश्मा कैसे लगवाएं। तो लोगों को जानकारी तो है, देखिए जानकारी तो मैं नहीं मानती कि अब ये नहीं पता होगा कि क्या किस चीज की क्या वैल्यू है। जानकारी की कमी नहीं है पर लोग उसे महत्व नहीं देते। महत्व देने वाली चीज हो जाती कि वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उस बात को कि नहीं हमें क्या बोलते हैं जरूरी है हमें चेक कराना। तो जानकारी की कमी तो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे आप कैसे बोल सकते हैं कि कमी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मीडिया। विवेक सर, जब आप नी रिप्लेसमेंट का या जॉइंट्स का, हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करते हैं और एक काफ़ी लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, मथुरा में लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं, जब पेशेंट आपके पास ठीक होके वापस आता है या वो और पेशेंटों को लाता है, तो उस समय आपके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट आती है उस पेशेंट को देख के? अजय जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी लास्ट वीक एक 74 साल के है मरीज, ओम प्रकाश जी, जो हम वहाँ के रहने वाले। मैंने उनका नी रिप्लेसमेंट किया था, बायलैटरल आयुष्मान से हुआ था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे एकदम भी। और तो उनके एक घुटने का पहले हुआ, 1 महीने बाद दूसरे घुटने का हुआ। दोनों घुटने का न्यू ऑपरेशन हुआ, काफ़ी दर्द में आए थे मेरे पास। जब दोनों घुटने का न्यू ऑपरेशन हो गया, दोनों के टाके कट गए, उसके बाद जब वो फॉलोअप में आए तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे चलाया था, और अब 74 साल की उम्र में आप मुझे चला रहे हो। तो वो एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता कि वो मतलब एक ग्रैटिट्यूड, एक ब्लेसिंग, हर जी तरह से वो इतना ज़्यादा बड़ा है जी। कि बाकी सब चीज़ों के सामने छोटी लगती है। जब ट्रॉमा आपके पास आता है, एक्सीडेंटल आता है या इस तरह के जब पेशेंट आपके पास आते हैं, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब उस समय पेशेंट होता है। तो सर, क्योंकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और इस तरह की समस्याएं रोज देखते हैं, आम दिनों में देखते ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को उस समय किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पेशेंट को भी, जब ट्रॉमा हो जाए उसके बाद आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पेशेंट टेंडर्स में और पेशेंट में, एग्रेशन टुवर्ड्स द हॉस्पिटल्स, टुवर्ड्स मेडिकल केयर। मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा। अब जस्ट मेंटल स्टेटस की अगर बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय वो एक बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत एक सैड और फियर, ये सारे मिक्स्ड इमोशंस उनके साथ है। तो द फर्स्ट थिंग, जो आदमी थोड़ा सा समझदार रहे उसे जाके बात करनी चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म बारे में सोचना चाहिए, एग्रेशंस नहीं लाना चाहिए। एक थोड़ा सा काम स्वभाव से सामने वाला अगर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोग्नोसिस या कॉम्प्लिकेशन एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसे सुनना चाहिए, उसे सुन के समझना चाहिए। उसके बाद ठंडे दिमाग से एक डिसीजन लेना चाहिए। डायरेक्टली ब्लाइंडली भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और एक एग्रेशन वाला जो एटीट्यूड है वो भी नहीं रखना चाहिए। तो एकदम इमीडिएट केयर गिवर्स हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा उस स्टेट में नहीं रहे, क्योंकि अगर कोई यंग पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे घर वाले बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा घर के बड़े लोगों को आगे आकर और उस समय डॉक्टर से या केयर गिवर से बात करके समझना चाहिए कि हुआ क्या है। जो चीज़ हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा। कि हमारे साथ ये हो गया है। द सेकेंड स्टेप इज द ट्रीटमेंट।
बट आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर ट्रीटमेंट दोनों तरह से हो सकता है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा मरीज खराब हो, जी पर उसके हाथ में हर समय नहीं होता कि मरीज ठीक कर ठीक, दिया जाए, हाँ। बहुत बार चोट खराब होती है। जी जी तो रादर देन थिंकिंग दैट द पर्सन हु इज डूइंग द ट्रीटमेंट हैज डन सम प्रॉब्लम, ये सोचना चाहिए जो जो हमारे साथ चूट हुई है वो बहुत ज्यादा खराब है। खराब। तो वो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि हमारे साथ जो ये फ्रैक्चर हुआ है इसके साथ हो सकता है कि ये मरीज प्री इंजरी स्टेटस में जाने में इसको समय लगे, समय 3 महीने 6 महीने, या हो सकता है उस समय नहीं जा पाए। वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप ट्रीटमेंट की तरफ जा पाओगे। नहीं तो फिर आप एक जगह से दूसरी जगह भटकोगे, किसी के फॉल्स एश्योरेंस में आओगे, होप में आओगे, और फिर इवेंचुअली आप वहीं लैंड करोगे जहाँ मतलब यू वोंट बी वेरी हैप्पी विद दैट। मैम, हम लोग मुस्कुराता भारत का काम कर रहे हैं ऋषि सोल्स में। एज ए एज ए आई सर्जन, आप फीमेल्स भी हैं, नारी शक्ति भी हैं, मैं नमन करता हूँ। जल्दी सोने से और जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं सामान्य जीवन में? आपने एजुकेशन भी देखी है, आपने कंपटीशन भी किया है, कंपटीशन से एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया आई में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी फॉर एमबीबीएस के एडमिशन के लिए यूजी के टाइम पे, तो मैं कोटा में थी और वहाँ पे बहुत देर इज लॉट ऑफ प्रेशर, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कि हमको बस पढ़ाई करनी है और मेडिकल में पास होना है, पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। तो उस पढ़ाई के पागलपन में मैंने चालू किया कि मैं दिन में तो पढ़ती ही थी, रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी। सुबह 6 बजे से मेरी क्लासेस होती थी वहाँ पे, 6 बजे से लेके 2 बजे तक वो क्लासेस करती थी। करीब 15 दिन या 1 महीना मैंने ऐसा कुछ करा और मैं एकदम, मेरा माइंड आउट ऑफ स्टेट हो गया। मैंने रो के मम्मी को फोन करा कि ऐसे ऐसे है, मैं तो नहीं, मुझसे हो नहीं रहा है। फिर मेरे मामा जी पीडियाट्रिशियन है आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में, उनने मुझसे बात करी और बोला सब कुछ जाए भाड़ में, तुमको रात में 10 बजे किताब बंद करनी है और सोना है और सुबह उठना है। कोई रात रात भर जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एफिशिएंट पढ़ाई करनी है, गधों वाली पढ़ाई नहीं करनी, जैसे गधा बोझा ढोता रहता है ना, वो नहीं है, घोड़ा बनना है, स्मार्टली काम करना है। उस दिन से मैंने गांठ बांध ली कि मुझे ये नहीं करना। पूरी यूजी पूरी पीजी मैंने कभी रात में जग के पढ़ाई नहीं करी, मेरे साथ वाले चाहे कितनी भी करे। फॉर मी माई स्लीप इज वेरी असेंशियल, आई नीड माई ब्यूटी स्लीप। मुझे मतलब नींद पूरी नहीं हो तो आई कांट सर्वाइव काइंड ऑफ स्टेट में आ जाती हूँ मैं। अंत में मैम मैं आपसे पूछूंगा, ऋषि सोल्स में मुस्कुराते भारत पर हम लोग काम कर रहे हैं, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज लोगों को लेते हुए देखा है और आप बहुत मतलब हर सामाजिक विषय मतलब हमेशा उनको उठाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों को भी जोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं, और तो सर बताएंगे। क्या सर ये संभव है कि मैं आपसे कहूं कि कोई ऑर्थोपेडिक्स को लेके या मैम आइज को लेके हम कोई सीरीज चालू करें और पर्टिकुलर एक एक चीज पे महीने में एक बार आपका शो हो? आई बी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा रहेगा अगर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ चीज़ें बता सके, थोड़ी टिप्स दे सके, जिनके अगर जितने लोग देख रहे हैं उसमें अगर कुछ लोग भी इसको अपने डे टू डे यूज़ में आते हैं, उनका कुछ भला हो जाए तो इट्स गुड। हमारा ये जो भी टाइम है वो आपका सबका सफल होगा। थैंक यू सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।